make some more. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल टीसीटी द कॉमर्स टॉक में। मेरे प्रीवियस दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू पहले कहना चाहता हूँ। अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करता हूँ और आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं, हम कैसे अकाउंटिंग की भाषा को समझेंगे। जो भी पेपर में देखते हैं, जो भी हम लोग के बुक में लिखा रहता है, जो भी हम लोग न्यूज में सुनते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे। वहाँ पे जो जो टर्म आते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुड्स क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, स्टॉक क्या है, तो इसको समझने के लिए ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि इन सब का मतलब क्या है, इन वर्ड को कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं इस टॉपिक का नाम बेसिक अकाउंटिंग टर्म रखा हूँ और पहला वर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? जो अक्सर हम लोग सुनते हैं न्यूज में कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किया गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं बैंकों में, हमारा बिजनेस में, तो वो क्या है उसको मैं समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन entered into by two parties and recorded in books of account. It is expressed in terms of money. तो एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसके बीच दो पार्टी का होना आवश्यक है और उसको हम जब अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन ये नहीं बोलेंगे, कोई पर्सनल चीज अगर हम लोगों के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में हो रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जैसे कि हम अपने घर में, अपने जो घर में जो भी सदस्य हैं उनसे हम लोग कुछ लेते हैं, या फिर कुछ हम लोग खाना खाते हैं, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, या फिर हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, या हम लोग मॉल में जाते हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो कहलाएंगे जिसके बीच में दो पार्टी हो, एक्स वाई। ये एक्स और वाई है। एक्स भी एक बिजनेस है, वाई भी एक बिजनेस है। ये वाई कस्टमर भी हो सकता है एंड कस्टमर। बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्स एक बिजनेस है, वाई एक बिजनेस है। वाई ये हमारा बिजनेस है, हम मान के चलते हैं कि ये मेरा एक्स बिजनेस है, और ये दूसरा पार्टी या तो कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई कस्टमर हो सकता है, या कोई एम्प्लॉय हो सकता है। अब मेरा ये जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस, अब हम इस बिजनेस से कुछ परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, या कुछ सर्विसेज हायर करेंगे, या फिर कोई कस्टमर है उसको गुड्स हम सेल करेंगे, या हमारा कोई एम्प्लॉय है उसको सैलरी पेड करेंगे, या हमारा कोई लैंडलॉर्ड है उसको हम रेंट पे करेंगे। तो ये क्या है? ये हमारा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में दो पार्टी आया, फर्स्ट पार्टी ये, सेकंड पार्टी ये, हम ये दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, या तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम एम्प्लॉय को सैलरी पेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेंट पेड कर रहे हैं। तो ये एक मीनिंगफुल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। या फिर हम लोग कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसमें दो पार्टी शामिल हो रहे हैं और हम अपने बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल के रूप में परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, मशीन परचेज। तो
ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसमें क्या होता है कि कुछ भी खरीदते हैं तो कैश पे करते हैं, और कुछ भी हम लोग बेचते हैं तो मुझे कैश मिलता है। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं गुड्स। ये गुड्स क्या है? गुड्स आर द फिजिकल आइटम एंड ट्रेड। गुड्स वो कहलाता है जिसका एक फिजिकल, जो कि फिजिकल हो और जिसको हम लोग ट्रेड करें, वो गुड्स कहलाएगा। अब गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग गुड्स उनके लिए होता है। जैसे कि एक राशन दुकान है, वो राशन दुकान के लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। ये एक टाटा कंपनी और एक श्याम जनरल स्टोर। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। जैसे टाटा कंपनी के लिए क्या गुड्स हो सकता है? टायर, पेन, स्टील। ये श्याम जनरल स्टोर है जो कि राशन दुकान है। आप लोग के भी गांव में या मोहल्ले में हो राशन दुकान होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। आप अपने गांव के राशन ड्रॉप में जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पे वो क्या बेचता है। वो राइस बेचता है, बिस्किट बेचता है, साबुन बेचता है, ऑयल बेचता है। ये सब वहाँ पे वो बेचता है। तो उसके लिए क्या गुड्स हो गया? ये सारा चीज उस श्याम जनरल स्टोर के लिए गुड्स हो गया। ओके। और टाटा कंपनी क्या है? एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि कार और ट्रक मैन्युफैक्चर करती है। अब इसके लिए क्या गुड्स होगा? टायर होगा, पेंट होगा, स्टील होगा, लाइट होगा। ये उसके लिए क्या है? गुड्स है। अब हम लोग यहाँ पे समझ गए कि गुड्स क्या है। अब किसी के पास गुड्स आएगा कैसे? जब वो परचेज करेगा तभी आएगा। गुड्स को क्या करते हैं हम लोग? परचेज करते हैं। और जब परचेज कर लेते हैं गुड्स को, तो फिर उसको हम लोग ट्रेड करते हैं, यानी सेल करते हैं। तो परचेज, सेल। अब परचेज कर रहे हैं तो परचेज जब भी हम करेंगे गुड्स का, और सेल जब भी करेंगे, तो परचेज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम कैश करेंगे, दूसरा क्रेडिट करेंगे। अब सेल भी हम करेंगे तो पहला तो हम कैश में सेल करेंगे या क्रेडिट में हम सेल करेंगे। यही करते हैं बच्चों। ठीक है। तब ये हमारे पास गुड्स आता है, हम परचेज करते हैं, या तो कैश में करते हैं या क्रेडिट में करते हैं। फिर इस गुड्स को हम लोग सेल करते हैं, या तो कैश में करते हैं या क्रेडिट में करते हैं। यानी कैश में करें या क्रेडिट में करें, दोनों हमारा सेल है। परचेज कैश में करें या क्रेडिट में, दोनों हमारा परचेज है। अब हम लोग इस परचेज अकाउंट के बारे में समझते हैं। ये एक अकाउंट भी है, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। जब भी हम लोग गुड्स परचेज करके आएंगे तो इसको परचेज अकाउंट में हम लोग लिखेंगे, और जब भी सेल करेंगे तो इसको सेल अकाउंट में लिखेंगे, चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो। अब हम परचेज अकाउंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर में ए पॉइंट है परचेज अकाउंट। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर purchase of goods for resale or for producing finished product which are to be sold. It includes both cash and credit. अब हम लोग बच्चे यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, एक रीसेल और दूसरा फिनिश प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। बच्चों अभी हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे थे, एक टाटा कंपनी और एक श्याम जनरल स्टोर का।
श्याम जनरल स्टोर का जो गुड्स था वो क्या क्या था, राइस था, बिस्किट था, ऑयल था, ये सब उसके लिए गुड्स है। जब सामान परचेज करके लेके आएगा तो वो डायरेक्ट रीसेल कर देगा, वो उस सामान पे कुछ अलग से प्रोसेस नहीं करेगा। जबकि ये जब टाटा कंपनी था, टाटा कंपनी के लिए गुड्स क्या था, टाटा कंपनी क्या करेगी, ये गुड्स को परचेज करके लेके आएगी, अब इसमें प्रोसेस करेगी वो टायर, पेंट, स्टील, लाइट, इससे वो कार और ट्रक का प्रोडक्शन करेगी। तो टाटा कंपनी के लिए ये गुड्स हो गया। इसीलिए यहाँ पे दो वर्ड आया है, रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट, यानी फिनिश प्रोडक्ट लाने के, यानी कार एंड ट्रक, बस बनाने के लिए ये गुड्स को परचेज करके लेके आएगी। The term sale is used for sale of goods which are dealt by firm. The term sales include both cash and credit sales. Okay, हम लोगों ने परचेज करके गुड्स को लेके आए हैं, अब गुड्स को हम लोग सेल करेंगे। अब वो सेल या तो कैश या क्रेडिट, दोनों सिचुएशन में हम लोग कर सकते हैं सेल। तो हम लोग ये सेल अकाउंट को समझ गए। अब बच्चों हम लोग यहाँ परचेज और सेल। अब हमें ये बताइए बच्चों, कोई भी बिजनेस अगर गुड्स को परचेज करके लेके आती है तो क्या एक साल में ही बिक जाता है उसका? क्या सारा गुड्स एक साल में बिक जाएगा? नहीं बच्चे, सारा गुड्स उसका एक साल में नहीं बिकेगा। कुछ ऐसा गुड्स होगा कि उसके पास बच जाएगा बेचने के लिए। तो इसका हम लोग को वैल्यूएशन करना रहता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक वर्ड आता है, स्टॉक। थर्ड वर्ड है हमारा स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द इंटरप्राइजेस फर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। Generally, we calculate stock at the beginning of year and end of year. हाँ तो बच्चों, कोई भी बिजनेस है वो जब भी प्रोडक्ट को परचेज करके लेके आता है, मान लीजिए वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल 2019 से, तो 1 अप्रैल 2019 को जितना भी वो गुड्स को परचेज करके लेके आएगा वो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। वहीं से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और साल के दौरान वो और भी स्टॉक खरीदेगा, 6 महीना में, 7 महीना में, 8 महीना में, ऐसे खरीदेगा और भी सारा स्टॉक खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा। फिर एक फाइनेंशियल ईयर के अंत में, यानी 31 मार्च 2020 को जो परचेज किया गया गुड्स में जितना भी सेल हो गया है, अब उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो बेचना शेष रह गया है, उसी को क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक जब वो स्टार्ट किया, जब वो 1 अप्रैल
19 को जितना भी गुड्स परचेज के लेके आया वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब साल के दौरान जितना भी स्टॉक आया और जितना भी वो उसके द्वारा बेचा गया बिजनेस के द्वारा, अब दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो उसके पास अब बचा हुआ है, वो क्लोजिंग स्टॉक देगा। जैसे कि आप कोई भी राशन शॉप में जाएंगे, वो जितना भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आता है, राइस हो गया, पल्स हो गया, ऑयल हो गया, क्या ये एक साल में ही पूरा बिक जाता है? नहीं बच्चों, एक साल में पूरा नहीं बिकता है। आप जा करके अभी भी जाइएगा अपने नज़दीकी जो भी राशन शॉप है, वहाँ जाके देखिएगा तो वो कई सारा गुड्स ऐसा होगा कि बहुत दिन से वो पड़ा हुआ है, एक साल से पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो अभी तक नहीं बिका है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब ये जो हमारा स्टॉक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट रॉ मटेरियल, सेकेंड पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड पार्ट फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, क्या ये राशन शॉप के लिए ये लागू होगा? नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे जो भी गुड्स को परचेज किया जाता है वो डायरेक्ट रीसेल के लिए होता है। जबकि हम दूसरा जो एग्जांपल देखे थे, जैसे टाटा कंपनी में ये परचेज करके लेके आया है, ये टाटा कंपनी के लिए ये गुड्स को परचेज करके लाई है टाटा कंपनी का। ये डायरेक्ट बेचेगी? नहीं, डायरेक्ट तो सेल नहीं करेगी। इससे वो कार बनाएगी, ट्रक बनाएगी और बस का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तब इसको जाके वो सेल करेगी बाजार में। तो क्या होता है कि ये जो स्टील, पेंट, टायर, ये सब हो गया रॉ मटेरियल टाटा कंपनी का। जो 50% जिसका प्रोडक्शन, जो कार, ट्रक, बस 50% प्रोड्यूस हुआ है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। जैसे कि कोई कार है, केवल आगे का चक्का और एक लाइट लगा हुआ है, बस पीछे का चक्का नहीं लगा हुआ है, तो वो इनकम्प्लीट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी वो फिनिश गुड्स कहलाएगा। तो ये जो इनकम्प्लीट गुड्स है वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। और थर्ड है, जो जितना भी उसके पास कार जो रेडी है सेल करने के लिए, जो शोरूम में पहुंच गया है सेल करने के लिए, वो उसके लिए फिनिश गुड्स कहलाएगा। तो इस तरीके से स्टॉक वर्ड जो हमारे अकाउंटिंग में यूज होता है, उसके ये इन सारा टर्म है: ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। जो भी बिजनेस है वो कुछ भी अपना जो गुड्स परचेज करके लेके आता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो सारा गुड्स अच्छा हो। जब भी वो गुड्स परचेज करता है तो या ट्रांसपोर्टिंग में या फिर गोदाउन में रखा कुछ ऐसा प्रोडक्ट होते हैं कि वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो उस खराब हुए प्रोडक्ट को, गुड्स को बिजनेस के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है जहाँ से वो परचेज किया गया है, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, और उसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है, क्योंकि हम परचेज करके कहीं और से लेके आए हैं। जब हमारे पास से जाएगा तो आउटवर्ड होगा, गुड्स हमारे पास से जाएगा, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड भी उसको बोलते हैं। गुड्स परचेज में बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, और कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे डिफेक्ट इन क्वालिटी, डिफेक्ट इन शेप, डिफेक्ट इन performance, any goods so return are called purchase return or return outward. अब जिस तरीके से हम लोग परचेज करके लेके आते हैं और उसमें से कुछ क्वालिटी
के कारण वो गुड्स खराब हो जाते हैं तो उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोगों ने जो गुड्स को सेल किए हैं कस्टमर से, तो वो हमारा जो गुड्स सेल किया हुआ है वो भी तो हो सकता है कुछ डिफेक्टिव के कारण खराब निकले। तो अगर खराब निकलता है तो कस्टमर भी हमें वापस कर देंगे, उस जहाँ से वो परचेज किए हैं उस बिजनेस पे जा करके वापस कर देंगे। तो इस केस में हम लोग को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इस केस को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड भी इसे कहते हैं। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय कस्टमर आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न इनवर्ड। ओके बच्चों, मैं और इससे आगे लेके चलता हूँ। ओके, ये 6 वर्ड है सेल ऑफ गुड्स। बच्चे जब हम लोग सेल करने जाते हैं तो कैश बेसिस पे करते हैं और क्रेडिट बेसिस पे, 2 तरीके से हम लोग सेल कर सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैश बेसिस में तो हम गुड्स को सेल किए, मुझे पैसा मिल गया, बात वहीं पे खत्म हो गया। अब क्रेडिट बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, श्याम, मोहन, एनीबॉडी। ये क्या है? हमारा कस्टमर है। हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं गुड्स को। तो जब हम लोग क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल करते हैं तो हमें पैसा तुरंत नहीं मिलता है। इसके लिए हमें 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना इस तरीके का टाइम इंटरवल कस्टमर के द्वारा हम लोग को दिया जाता है बिजनेस को। तो हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी ये जिसको भी हम लोग सेल करते हैं उसको हम लोग डेटर मान लेते हैं कि वो हमारा डेटर्स है। तो उसके नाम से हम लोग एंट्री करते हैं। जैसे कि ये एक बिजनेस मैन है, गुड्स को ये सेल किया है, ये राम नाम को, जो कि हमारा डेटर है, इसको सेल किया है। लेकिन ये राम ने बोला कि मैं आफ्टर 2 मंथ पे करेगा पैसा। आफ्टर 2 मंथ पे करेगा ये पैसा। तो हम लोग क्या करें कि एक पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि डायरेक्ट इसके नाम से डेटर बना करके हम अकाउंट में एंट्री कर दे। अब दूसरा एक और अब उसमें क्या होता है कि ये जो राम डेटर है, क्या होता है कि 2 महीने के बाद यदि ये बिजनेसमैन जाएगा इससे पैसा लेने के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये राम उस जगह पे ना मिले, वो जहाँ रहता है उसे ना मिले, वो कहीं और चला गया, गुड्स को लेके कहीं और चला गया, हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाए, उससे पैसा नहीं ले पाए, वो हमारा पैसा लेकर के भाग गया गुड्स लेकर के। तो इस केस में अकाउंटिंग टर्म में एक और तरीका है कि हम लोग उससे बिल्स रिसीवेबल यानी एक डॉक्यूमेंट में लिखवा ले उससे और उसका साइन करवा ले कि मैं इस दुकान से इतने का गुड्स ले रहा हूँ, 5000 का गुड्स ले रहा हूँ और मैं 2 महीने के बाद पे कर दूंगा। तो हम लोग एक कागज में उससे रिटर्न में लिखवा लेते हैं और उसे साइन करवा लेते हैं। जब ये 2 महीना हो जाएगा तो इस कागज को लेके जाऊंगा और उसमें सारा उस डेटर का नाम, पता, सारा चीज इंक्लूडेड रहेगा और हम जा करके उससे ले सकते हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। पहला केस में डेटर है कि हम उसका कुछ भी हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं रखे हैं तो हम लोग इसको कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते हैं, हम लोग कुछ उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे केस में जब हम उससे रिटर्न डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो उसको हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं और हम लोग अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो उस दूसरे केस को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। ये जब डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है तो उसको बिल्स रिसीवेबल करते हैं ताकि ये बिजनेस के लिए सेफ। और ये दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो ये दोनों को मिलाने के बाद एक नया वर्ड निकल के आता है, ट्रेड रिसीवेबल। एक नया वर्ड बन करके आता है ये दोनों को मिलाने के बाद, ट्रेड रिसीवेबल इसको बोलते हैं। ये दोनों जब मिल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। हमारे बिजनेस में कितना ट्रेड रिसीवेबल है अगर बोला जाए तो हम लोग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम लोग डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं।
अब हम लोग डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में थोड़ा जानते हैं, डिस्कस करते हैं। डेटर इज अ पर्सन टू whom firm has sold goods or services on credit in ordinary course of business। मतलब कोई भी बिजनेस गुड्स और सर्विस को किसी पर्सन को या कस्टमर को सर्व करती है तो वो बिजनेस के लिए डेटर कहलाती है। मतलब हम किसी भी पर्सन को अपना गुड्स या सर्विस को उसको सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे तो वो हमारा डेटर्स कहलाएगा। अब दूसरा है बिल्स रिसीवेबल। इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। मतलब जो भी हमारा डेटर है, अगर मुझे ये पता चल रहा है कि वो डेटर पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं तो उससे हम लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट मांगते हैं और उसमें हम लोग गुड्स का अमाउंट और पे स्पेसिफिक डेट को हम लोग मेंशन करा के उससे साइन करा लेते हैं तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। ओके, अब सी नंबर है ट्रेड रिसीवेबल। जब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज माय टाइम। आज हम लोगों ने 6 बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ आज आपको समझा पाया। अगर अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप अकाउंटिंग के बारे में और भी जान सकें।